गुड इवनिंग ऑल। अभी सिर्फ दो ही बच्चे ऐड हुए हैं। कोई ना, तब तक ऐड हो जाएंगे। अपन शुरू करते हैं। आज उपरस पहले कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो उपरस में अपन ने कौन कौन से कर लिए? गंधाश्म गैरी काशीस, कांक्षी ताल शिला, यानी गंधक, गैरिक, काशीस, कांक्षी मतलब स्फटिका, ताल मतलब हड़ताल, और शिला अंजनम, तो शिला मतलब मनय शिला। ये सब अपने जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे अंजन, ठीक है। तो अंजन शुरू करते हैं अभी। 1 सेकेंड। मैं पेज निकाल देता हूँ अंजन का। अंजन, तो अंजन का हिंदी नाम है अंजन है ही, ठीक है। वर्गीकरण इसका उपरस वर्ग में किया गया है। संस्कृत नाम इसका अंजनम है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोरियम, ठीक है, कोलिरियम। ये इसका इंग्लिश नाम है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। सबसे पहले इसके इतिहास की बात करें तो वैदिक काल से अंजन का प्रयोग होता आ रहा है। अंजन क्या होता है? जैसे आंख में आप सुरमा या काजल लगाते हो ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अंजन बोलते हैं, ठीक है। तो वही बता रखा है कि अपन जो सुरमा है, काजल है, वो तो पुराने जमाने से लगाते आ रहे हैं लोग। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि जो है वैदिक काल से इसका प्रयोग बताया गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता मतलब अष्टांग संग्रह और हृदय, इन सब में जो है अंजन का वर्णन मिलता है। नेत्र रोगों में जो है अंजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अंजन से बहुत सारी चिकित्साएं होती है, नेत्र, बहुत सारे नेत्र रोगों की चिकित्सा की जाती है, ठीक है। और इसका इतिहास में अपन बात करें तो स्त्री पुरुषों द्वारा नेत्र शोभा वृद्धि और नेत्र रोग निवारणार्थ इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, ठीक है। पर रस शास्त्र में अपन रोगों के हिसाब से देखेंगे इसमें, ठीक है। आगे अपन उत्पत्ति की बात करें तो एक ग्रंथ है रस कामधेनु, उसके अनुसार अंजन की उत्पत्ति जो है पर्वतों और नदियों से मानी गई है, ठीक है। और अब अपन मॉडर्न सिनेरियो में बात करें तो दो प्रकार के अंजन मिलते हैं। एक तो नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो खनिज रूप में इनमें पाए जाते हैं, और दूसरा कृत्रिम आर्टिफिशियल, जो बनाए जाते हैं लैब्स वगैरह में, ठीक है। निरुक्ति की बात करें तो अंजनम क्रियते येन तद द्रव्यम च अंजनम स्मृतम, यानी जिन पदार्थों का नेत्र में अंजन किया जाता है, नेत्र में जैसे काजल लगाया जाता है, तो उसको अंजन कहते हैं, ठीक है। ये सब अंजन के बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले के जमाने में कैसे अंजन को यूज करते थे। तो नेत्रों के रोगों को दूर करने के लिए, और जो है सुंदर दिखने के लिए, नेत्रों की शोभा बढ़ाने के लिए जो है अंजन का प्रयोग करते थे, ठीक है। उत्पत्ति की बात करें तो रस कामधेनु के अनुसार पहाड़ों से, पर्वतों से, नदियों से जो है अंजन प्राप्त होता है। और आज के मॉडर्न सिनेरियो में अपन देखें तो खनिज रूप में या कृत्रिम रूप में जो है अंजन प्राप्त होता है। जैसे कि सोवीरांजन, स्रोतोंजन, नीलांजन, ये अपन बोल सकते हैं खनिज रूप में प्राप्त होते हैं। और पुष्पांजन और रसांजन को जो है आर्टिफिशियली अपन लैब्स में बनाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज में बनाते हैं। निरुक्ति मैंने बता ही दिया कि नेत्रों में जिनका अंजन किया जाता है उसे अंजन कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भेदों की। भेद रस रत्न समुच्चय में 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सोवीरांजन, रसांजन, स्रोतोंजन, पुष्पांजन और नीलांजन, ठीक है। भेदों के नाम याद रखने हैं। और ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके पीजी के लिए। रस जल निधिकार ने छठा भेद भी माना है, कौन सा? कुलत्थांजन। तो इस प्रकार से जो है अंजन के 6 भेद रस जल निधिकार ने माने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन संहिताओं की अगर बात करें तो वैसे तो पुष्पांजन, स्रोतोंजन, सोवीरांजन, रसांजन, नीलांजन, इन सब का वर्णन अपन को संहिताओं में मिलता है। लेकिन जैसे चरक संहिता की अपन बात करें तो वहां पे जो है, अगर दिनचर्या की बात करें तो वहां पे 2 अंजन का मेनली यूज बताया गया है चरक संहिता में। पहला सोवीरांजन, सोवीरांजन को नित्य सेवनीय बताया, नित्य प्रयोग करने योग्य बताया चरक ने। और दूसरा रसांजन,
पंचरात्रौ सप्तरात्रौ हुआ, ऐसा कुछ करके इसमें बताया, मतलब 5 रात्रि या 7 रात्रि में एक बार रात के टाइम जो है रसांजन लगाने का चरक संहिता में बताया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि रसांजन जो है वो तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तीक्ष्ण प्रकार का अंजन, इसलिए चरक ने वो 5 या 7 रात्रि में एक बार लगाने का बोला है, वो भी रात्रि के टाइम बोला है। ठीक है, दिन में नहीं। क्यों? दिन में जब अपन जाएंगे, तीक्ष्ण अंजन है, सूरज की धूप पड़ेगी तो वो आंखों की ज्योति को या आंखों के मतलब आई साइट को जो है वीक कर सकता है, आंखों में कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, फिर अपन जिस फायदे के लिए रसांजन को प्रयोग करते हैं वो अपन को मिलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पंचरात्रौ सप्तरात्रौ हुआ है, ऐसे बता रखा है चरक ने। अब सुश्रुत संहिता की बात बताए, तो सुश्रुत संहिता ने रसांजन के लिए तो यही बोला है जो चरक ने बोला है। ठीक है भाई, 5-7 रात्रि में एक बार लगाने का, लेकिन वहां पे उन्होंने सोविरांजन की जगह स्रोतो अंजन का प्रयोग बताया है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्राप्ति स्थान की अपन बात करें तो सोविरांजन कहाँ पाया जाता है? झारखंड के सिंध भूमि जिले में। ठीक है, स्रोतोंजन की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हजारीबाग, सिंह भूमि, आंध्र प्रदेश, ऐसे याद कर लो आप 2-3 नाम। जिला नीलांजन झारखंड के हजारीबाग में। कुछ नहीं याद आया, झारखंड लिख दो, सब जगह झारखंड में सब पाया जाता है। ठीक है, पुष्पांजन प्रयोगशिलाओं से, मतलब प्रयोगशालाओं से, मतलब पुष्पांजन जो है लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, और रसांजन ये भी लेबोरेटरीज में या कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो है प्राकृतिक रूप से भी खनिज रूप में पाया जाता है। इसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। तो यहाँ रसांजन के बारे में क्या बताया? दारू हरिद्रा के वृक्ष अधिक मिलने के कारण जम्मू कश्मीर में जो है इसका निर्माण किया जाता है। कुमाऊं, गढ़वाल, ऊंट कमंड आदि पहाड़ी क्षेत्रों में और प्रयोगशालाओं से ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 5 वेद और 6 वेद आपने पढ़ लिए। ठीक है, प्राप्ति स्थान आपने देख लिए। ठीक है, लक्ष्य सोविरांजन और स्रोतोंजन के रसांजन के बारे में पहले बात करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन बारबेरिस, जो अपना बारबेरिस अरिस्टाटा, आपने प्लांट का नाम सुना होगा, दारू हरिद्रा, बारबेरिस अरिस्टाटा, तो उसके जो है काष्ठ से जो है ये निकाला जाता है घन सत्व। तो यह वनस्पतिक द्रव्य है। एक भाग दारू हरिद्रा, ठीक है, दारू हरिद्रा काष्ठ लेते हैं इसमें, तो दारू हरिद्रा काष्ठ का एक भाग लेकर उसमें 16 गुना पानी निकालकर, मतलब मिलाकर, षोडशांश शेष रहने पर जो है क्वाथ बना लिया जाता है। फिर दारवी क्वाथ के समान भाग में गोदुग्ध और अजादुग्ध मिलाकर जो है पाक किया जाता है। जब यह पककर घन हो जाता है तो इसे उतार कर जो है धूप में सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से रसांजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कैसे किया, क्या क्या काम किया? सबसे पहले अपन ने क्वाथ बनाया, दारवी क्वाथ। ठीक है, दारवी दारू हरिद्रा का पर्याय मान सकते हो आप। तो दारवी क्वाथ बनाया। सबसे पहले क्या किया? उसके लिए एक भाग दारू हरिद्रा काष्ठ ली, उसमें 16 गुना पानी डाला और फिर 1/16 भाग शेष रहने तक उसका क्वाथ किया या गर्म किया। ठीक है, मंदाग्नि पर क्वाथ बन गया अपना। फिर उस क्वाथ में दूसरे स्टेप में अपन ने क्या किया? समान मात्रा में गोदुग्ध या आजादुग्ध, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो मिक्स कर दिया और पाक करते रहे। ठीक है, कब तक पाक किया? जब तक वो घन नहीं हो गया, एकदम गाढ़ा नहीं हो गया है। ठीक है, फिर घन या गाढ़ा हो जाने के बाद क्या करते हैं? उसमें उतार देते हैं उसको गैस से और धूप में सुखा देते हैं। धूप में सूखने के बाद जो है अपन को रसांजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रसांजन का निर्माण बताया गया है। फिर दूसरा अपन बात करते हैं, यह नेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, वो मैंने बताई दिया आपको। तीक्ष्ण अंजन है तो स्पेसिफिकली कफज जो रोग होते हैं, नेत्र रोग, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। चरक संहिता में बताया भी गया है कि जो नेत्र है उसको कफ से ज्यादा अधिक भय होता है। ठीक है, क्यों? नेत्र में क्या पाया जाता है? आलोचक पित्त। तो वो आग्नेय टाइप का ये मतलब है ना अंग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कफ से इसको विशेष रूप से भय होता है। ठीक है, शोधन की बात करें तो शोधन किससे करते हैं? यहाँ पे भृंगराज स्वरस की भावना देने पर सभी प्रकार के अंजन शुद्ध हो जाते हैं। यानी शोधन के लिए यहाँ पे क्या बता रखा है? भृंगराज स्वरस की जो है भावना देने का बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लेना, भृंगराज पत्र स्वरस की भावना देने पर। दूसरे शोधन विधि क्या बता रखे? त्रिफला जल एवं भृंगराज स्वरस में स्वेदन करने पर स्रोतोअंजन एवं रसांजन शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे स्रोतोअंजन एवं रसांजन की शुद्धि के लिए बता रखा है यहाँ पे कि त्रिफला जल यानी त्रिफला का क्वाथ या त्रिफला स्वरस, ठीक है, और भृंगराज स्वरस में स्वेदन करने पर जो है स्रोतोअंजन और सोविरांजन ये शुद्ध हो जाते हैं। नीलांजन के लिए बता रखा है
कि जम्बीरी नींबू स्वरस की भावना देकर एक दिन धूप में सुखाने पर नीलांजन जो है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है। फिर एक आता है सूर्यावर्तादि योग, जिसमें सूर्यावर्तक, कदली, बंध्या, कोशातकी, ये सब कुछ द्रव्य होते हैं 8-9। उन द्रव्यों का एक योग होता है, उन द्रव्यों का एक गण होता है। ठीक है। उन सब की भावना देने से क्या है, रसांजन शुद्ध हो जाता है। ऐसा एक रसांजन का शोधन का भी बताया गया है बुक्स में। ठीक है। तो इस प्रकार से आप शोधन याद कर सकते हो अंजन का। ठीक है। तो अंजनों का शोधन हो गया अपने को। एक चीज आप याद रखना कि सोविरांजन तथा स्रोतोअंजन जो है वो एंटीमनी एसबी के खनिज होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एंटीमनी सल्फाइड Sb2H3, इनका रासायनिक सूत्र है सोविरांजन और स्रोतोअंजन का। ठीक है, याद रखना सोविरांजन और स्रोतोअंजन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, Sb2H3। ठीक है, मतलब एंटीमनी सल्फाइड या स्टिबनाइट, ये इसके नाम है, इंग्लिश नेम या फिर केमिकल फॉर्मूला आप बोल सकते हो। दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम सा ही है, अंतर सिर्फ उनके कलर का होता है। जैसे कि जो स्रोतोअंजन है वो कृष्ण वर्ण का होता है और सोविरांजन पांडुर या थोड़ा हल्का सा पीला सफेद से रंग का होता है, यानी सफेद में थोड़ा पीलापन लिए हुए, इस तरह का वर्ण किसका होता है, अपने जो सोविरांजन है उसका। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नीलांजन पुष्पांजन की बात करते हैं। तो पुष्पांजन को लेके अलग अलग जो है बातें चलती हैं। चरक संहिता में इसको पुष्प से प्राप्त होने वाला कोई अंजन ऐसा माना गया है कि भाई किसी पुष्प से कोई एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया और उसका जो है अंजन बना दिया, ये चरक संहिता के अनुसार बोला गया है। ठीक है, कुछ लोग जो है पुष्प काशीस से बनाए हुए अंजन को पुष्पांजन कहते हैं। ठीक है, काशीस का एक टाइप पुष्प काशीस बताया गया है, तो उसका जो अंजन है, उसका जो है उससे जो अंजन निकाला जाता है, तो उसको जो है पुष्पांजन बोला गया है। आयुर्वेद प्रकाश ने क्या बोला है कि जो पित्तल धातु है उसके मल को जो है पुष्पांजन माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुष्पांजन को लेके अलग अलग है ना कॉन्सेप्ट चलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बताया गया है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जो मॉडर्न सिनेरियो में जिंक ऑक्साइड के जो अंजन है उसको पुष्पांजन माना गया है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। फिर आता है नीलांजन। नीलांजन एक काले रंग का सा चूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बताया गया है वो लेड सल्फाइड बताया गया है। तो ये सब चीजें बेसिक आपको बुक में मिल जाएंगे, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, मेनली आपको केमिकल फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि सोविरांजन और स्रोतोअंजन, इनका क्या है, Sb2H3। ठीक है, फिर रसांजन तो आपको पता ही है। ठीक है, रसांजन का हो गया। पुष्पांजन का आपको क्या याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड ZnO, ये पुष्पांजन का है। और नीलांजन का आपको क्या याद रखना है, लेड सल्फाइड। ठीक है, PbS करके। तो लेड सल्फाइड जो है आपको किसका, नीलांजन का याद रखना है नाम। तो इस प्रकार से पांचों के नाम हो गए। अब गुण की बात करते हैं अपन। तो गुण में क्या है, सोविरांजन यह रक्तपित्त का हर होता है, धूम्र वर्ण का होता है, पीत धूम्र और पीत वर्ण का सा होता है। ठीक है, विषहर होता है, हिक्का नेत्र रोग हर होता है, व्रण का शोधन रोपण करने में जो है ये काम आता है। अंजन के और भी तरह के यूज होते हैं, लेकिन मेनली अक्षी रोगों में अपन अंजन का प्रयोग करते हैं। दूसरा स्रोतोअंजन की अगर अपन बात करें तो यह शीत होता है, स्निग्ध होता है, कषाय मधुर, रस में कषाय मधुर होता है, और लेखन कर्म करने वाला होता है। लेखन मतलब स्क्रैपिंग टाइप काम करने वाला होता है, जो स्क्रैपिंग करके दोषों को हटाने का काम करता है। ठीक है, वातरक्त और रक्तपित्त का नाशक होता है। चरक ने नेत्र साव कराने के लिए सॉरी, यहाँ पे अपन ये स्रोतोंजन पढ़ते थे, तो नेत्र रोगों में, हिक्का में, ठीक है, विष विकार, वमन, कफ और पित्त रोगों को जो है ये दूर करता है, पित्त रोगों को। यहाँ पे इसका इंटरनल यूज भी बता रखा है। ठीक है, अंजन का जो नेत्रों में यूज करते हैं अपन, वो एक्सटर्नल टाइप का यूज है, अपन इसका इंटरनल प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे बता रखा है। फिर आता है रसांजन, यह है पीत वर्ण का, विष विकार, मुख रोगों, हिक्का, श्वास। ठीक है, वर्ण्यकर, वर्ण्यकर मतलब जो वर्ण होता है अपने शरीर का उसको सही करने वाला, उसकी आभा को बढ़ाने वाला, वर्ण्यकर। वातरक्त एवं रक्त पित्त नाशक होता है। चरक ने नेत्र साव कराने के लिए रसांजन का निर्देश दिया। मैंने बताया था ना, 5 या 7 रात्रि में एक बार लगाने को बोला। उससे क्या होता है, जितना भी कफ है वो पिघल कर जो है
अश्रु के रूप में या स्राव के रूप में बाहर निकल जाता है और नेत्र शुद्ध हो जाते हैं, नेत्र साफ हो जाते हैं, इसलिए रसांजन का प्रयोग बताया गया। पुष्पांजन, यह शीत स्निग्ध श्वेत वर्ण का होता है, इससे सभी नेत्र रोग, भयंकर हिक्का, विष विकार, ज्वर, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नीलांजन के गुणों की बात करें तो गुरु, स्निग्ध, नेत्रिय, रसायन और त्रिदोष नाशक होता है। ठीक है। इस प्रकार से जो है नीलांजन की प्रॉपर्टीज या गुण बताए हुए हैं। फिर अपन आगे बात करें मारण या सत्वपातन, तो अंजन खुद एक सत्व की तरह होता है, तो इसलिए इसका सत्वपातन तो होता नहीं, और ना ही इसका भस्म निर्माण या मारण होता है। ठीक है। तो ये आप मारण और भस्म निर्माण दोनों इसके हैं नहीं। ठीक है। तो इसका आगे अपन देखें तो प्रमुख योगों की जब अपन बात करते हैं तो पुष्यानुक चूर्ण में अंजन का प्रयोग होता है। ठीक है। पत्रांगासव, चंदनादि चूर्ण, पीयूष वल्ली रस, वातारी रस, ये कुछ योग है जिनके आप नाम याद रख लेना। जैसे तिमिरहर अंजन एक आता है, तो वो भी एक योग है। ठीक है। अंजन त्रय, जिसमें स्रोतोंजन, सोवीरांजन और यशद यानी जिंक, इनका जो है एक्सटर्नल यूज के लिए प्रयोग बताया गया है। ठीक है। फिर उसके अलावा ये मैंने सारे आपको बता दिए। तो इस प्रकार से अपना अंजन जो है उपरस कंप्लीट होता है। ठीक है। अब अगला आता है कंकुष्ट, उपरस वर्ग में है। ठीक है। कंकुष्ट, काक कंकुष्ट, वरांग, कोल वालुक, ये इसके संस्कृत नाम है। और रूबार्ब, RUHBARB, रूबार्ब इसका क्या है, इंग्लिश नेम है। ठीक है। पर्याय बात करें तो काक कंकुष्ट, कौल वालुक, ठीक है, ताल कुष्ठ, तीक्ष्ण दुग्धिका, रेचक, स्वर्ण क्षीरी, हेमवती। ठीक है। स्वर्ण क्षीरी निर्यास यहाँ पे लिख देना, निर्यास और ऐड कर देना। तो स्वर्ण क्षीरी, निर्यास और हेमवती, ये सब इसके पर्याय हैं। ठीक है। अब इसको लेके जो है कंकुष्ट जो है एक है ना कंट्रोवर्शियल द्रव्य आप मान सकते हैं। ठीक है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि अलग अलग आचार्यों का इसके बारे में अलग अलग मानना है। जैसे कि कुछ के मैंने यहाँ पे बता रखा, कुछ के और मैं बताता हूँ। जैसे डलन है, डलन बोलते हैं कि स्वर्ण क्षीरी या उसका निर्यास क्या है, ये कंकुष्ट माना जाता है। स्वर्ण क्षीरी का निर्यास को कंकुष्ट बोला है। ठीक है। भालू की एक ग्रंथ है, उसके मत के अनुसार जो वंग धातु है उसका एक खनिज या मिनरल अपन बोल सकते हैं कंकुष्ट को। ठीक है। रसायनों के अनुसार प्रवाल एक रत्न है, विद्रुम। ठीक है। माणिक्य, मुक्ताफल, विद्रुमाणी। तो विद्रुम जो है उसका उसके समान लाल आभा वाला कोई द्रव्य है, लाल वर्ण का। ठीक है। तो वो बता रखा है, प्रवाल की आभा वाला रक्त वर्ण का द्रव्य रसायनों ने बताया। रस रत्न समुच्चय के अनुसार कि हिमालय की छोटी पर्वत श्रृंखलाओं में उत्पन्न होने वाला कोई द्रव्य विशेष है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा रस रत्न समुच्चय में और भी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे के मल को कंकुष्ट माना है, जो श्याम पीत वर्ण का होता है। इसके अलावा घोड़े के बच्चे का नाभि नाली कंकुष्ट है, जो रस रसायन में श्रेष्ठ श्वेत पीत वर्ण का और अत्यंत रेचक यानी विरेचन कर्म करने वाला होता है। ठीक है। फिर आता है जो आज की डेट में ज्यादा चलता है। क्या चलता है आज की डेट में? जो यादव जी त्रिकम जी ने बताया था कि रेवंद चीनी यानी गेम्बूस, इंडियन गेम्बूस या मैसूर गेम्बूस ट्री है, उसका जो सत्व है, घन सत्व या उसका निर्यास जो है, उसको जो है अपन ने कंकुष्ट माना है। आज की डेट में यही कंकुष्ट माना जाता है। ठीक है। मतलब इन टुडेज सिनेरियो जो गैम्बूस ट्री है उसका निर्यास ही क्या है, कंकुष्ट है। आप गैम्बूस ट्री को रेवंद चीनी भी बोलते हैं या फिर तमाल वृक्ष भी बोलते हैं, तो दोनों नाम से आ जाएगा कि रेवंद चीनी या तमाल वृक्ष के मूल का निर्यास जो है कंकुष्ट माना जा गया है आज की डेट में। ठीक है। तो ये आज का मत है और यही आजकल कंकुष्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब अपन आगे आते हैं इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो इस समय बाजार में उपलब्ध कंकुष्ट के तने को तिरछा काटकर बांस की नली में लगाकर तने से स्रवित पीत वर्ण के स्राव को एकत्र किया जाता है। उसको बढ़ने पर उसी जगह दूसरी बांस की नली लगा देते हैं। बांस की नली में एकत्रित रस सूख कर सुंदर रक्त पीत वर्ण का ठोस नलिकाकार बन जाता है। फिर नली को तोड़कर इसको एकत्रित कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे एक प्लांट है, उसके तने में क्या है, एक तिरछा कट लगा दिया जाता है। उस कट से एक बेम्बू जोड़ दिया जाता है जिसमें अंदर खोखला होता है। ठीक है। तो वो बेम्बू में आके जो अपना निर्यास है, जो उसका मतलब जो भी गोंद वगैरह जो उससे निकल रही है, वो वहाँ उस बेम्बू में इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होके सूख जाती है। ठीक है। फिर उस बेम्बू को तोड़ के जो है
निर्यास को अपन इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। यही क्या है अपना कंकुष्ट है। ठीक है, कंकुष्ट के दो भेद बताए गए हैं, नीलिका कंकुष्ट और रेणुक कंकुष्ट। नीलिका कंकुष्ट कैसा होता है? पीत वर्ण का, चमकदार, स्निग्ध, भारी और श्रेष्ठ प्रकार का। और रेणुक कंकुष्ट एक तरह से आप मान लो नीलिका कंकुष्ट का जो है मल की तरह है, आप एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह मान सकते हो आप। तो ये श्याम पीत वर्ण का, लघु, निःसत्व और अनुपयोगी, यानी इसका मेडिसिनल पर्पज से यूज अपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लेना, निरुपयोगी है ये। अब अपन बात करें कंकुष्ट के शोधन की, तो शुंठी के क्वाथ में 3 भावना देने पर जो है कंकुष्ट शुद्ध हो जाता है। ठीक है, गुण की बात करें, तिक्त कटु, वीर्य में उष्ण, अति विरेचक। अब ये चीज याद रखना कंकुष्ट में कि ये क्या कैसे काम करता है, ये विरेचन कराता है। ठीक है, मतलब दस्त करवाता है, इसी प्रकार से काम करता है। दस्त करा के दोषों को जो है निचले मार्ग से, अधोमार्ग से बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से बीमारी ठीक करता है। तो इसलिए आप यहाँ पे याद रखना, अति विरेचक होता है, व्रण, उदावर्त, शूल, प्लीहा, गुलमर्श आदि रोगों को नष्ट करता है। आम वात नाशक है, आम जो जमा होता है पेट में उसको एकदम निकाल देता है, ये तो आम वात नाशक भी होगा। ठीक है, क्षण मात्र में विरेचन कराता है, इतना तीक्ष्ण विरेचक होता है कि थोड़ी सी डोज में भी आदमी को बहुत जबरदस्त दस्त लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि क्षण भर में जो है विरेचन करा देता है ये। विरेचनार्थ इसकी मात्रा कितनी बताई है? एक यव की मात्रा अपन लगभग मानते हैं 62.5 mg, यानी आधा रत्ती के बराबर जो है इसकी मात्रा प्रयोग की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मात्रा आप कम ज्यादा मत लिख देना। ठीक है, मात्रा इसकी एक यव आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि जीरक और शुंठी जैसे द्रव्य, सॉरी, जीरक और शुंठी मतलब विरेचन रोकने वाले द्रव्यों के साथ अगर आप यूज करते हो तो इसको आधा माशा, यानी लगभग 1.5 ग्राम तक की मात्रा में मिक्स करके जीरक और शुंठी की, और फिर भी आप उसके साथ भी आप दे सकते हो। ठीक है, जो भी आम से उत्पन्न रोग होंगे उनको ये शांत करने वाला होगा। फिर यहाँ पे एक चीज बता रखी है कि तांबुल पत्र, अगर किसी ने तांबुल पत्र के साथ इसका सेवन किया है या फिर तांबुल पत्र सेवन से पहले इसका सेवन किया या उसके बाद सेवन किया है, तो क्या होता है कि रोगी को जो बहुत जबरदस्त दस्त लग जाते हैं और उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो है तांबुल पत्र के साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज बता रखी है। फिर इसके बाद एक चीज और है, अगर आपने कंकुष्ट का सेवन ज्यादा मात्रा में कर लिया और अति विरेचन हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है? तो बबूल की मूल का क्वाथ में जीरा और टंकण मिलाकर और उसका बार बार सेवन कराना चाहिए रोगी को। इससे क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन जो है धीरे धीरे सबसाइड होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे बता रखा है। इसके प्रमुख योग की बात करूँ तो धन्वंतरी घृत, धन्वंतरी रस, मृत संजीवनी रस, शोथोदरारी रस, ठीक है, उदावर्त हर घृत, इस प्रकार से इसके कुछ योग हैं। तो अपना उपरस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कल से अपन साधारण रस शुरू करेंगे। तो कोई भी डाउट हो महारस उपरस में, आप कल स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्ट में या फिर ग्रुप में पूछ लेना। टेबल आपने बना ली होगी, नहीं तो बनाई नहीं हो तो बना लेना। ठीक है, टेबल आपको हम भी वैसे देंगे बनी बनाई भी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद अपने हाथों से बनाएं ताकि आपको चीज याद रहे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो ग्रुप में पूछ लेना। अभी एक बार वापस ज्वाइन होंगे और मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन होना। अगर एक दो बच्चे हुए तो मजा नहीं आएगा देखो पूछने में। ठीक है, पेपर फर्स्ट का पार्ट ए में से ही पूछूंगा मैं, और क्वेश्चन ऐसे होंगे छोटे छोटे, ऐसा नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि रशेश्वर दर्शन बताओ या ये, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, एक एक लाइन के आंसर के, ताकि मुझे पता तो लगे तुम्हारी तैयारी कैसी है पेपर फर्स्ट की, पार्ट ए की। ठीक है, तो मैं एक बार वापस ज्वाइन हो रहा हूँ। ठीक है, वो क्लास भी वैसे रिकॉर्ड होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम लाइव लेक्चर ही लो और तुम आंसर करो। ठीक है, तो वापस ज्वाइन होते हैं, एंड करता हूँ मैं ये क्लास अभी की।